तो क्या इंडिया को भी बिटकॉइन के स्ट्रैटेजिक रिजर्व पे काम करना चाहिए? मेरी नज़र में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके इसको बतौर स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में रखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी कहा था, आइदर अडॉप्ट स्टेबल कॉइन्स आर्किटेक्चर और रिस्क एक्सक्लूजन। सो देखिए, ये स्टेबल कॉइन मेरी नज़र में फ्यूचर है दुनिया में ट्रेड और पेमेंट्स। लेकिन आप अगर सेंट्रल बैंक के स्टेटमेंट आज भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सेंट्रल बैंक तो इसके खिलाफ बिल्कुल अभी भी कंप्लीटली खिलाफ है, स्टेबल कॉइन के खिलाफ भी है। तो अभी रिसेंटली यूनियन बजट आने वाला है, टैक्सेशन के अराउंड है, क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड, या फिर कुछ रेगुलेशन के अराउंड और क्लैरिटी मिले गवर्नमेंट से। देखिए, अभी तक जो क्लैरिटी आई है वो क्लैरिटी बड़ी कॉस्टली तरीके से आई। अगर आप क्रिप्टो असेट्स पे टैक्स इतना भारी लगा दें, एक के लॉस दूसरे पे ना सेट करने दें, डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भी कर दें, तो वो क्लैरिटी से ज़्यादा एक तरह से वो हैमर की तरह से काम करता है। हेलो कोइन देसी फैमिली, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कोइन देसी पॉडकास्ट। मैं हूं अभिनव अग्रवाल, आपका होस्ट, और आज हमारे साथ हैं वेरी नोन पर्सनैलिटी मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और देश की आर्थिक नीतियों के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, जिसमें से है कुछ, इंडिया में क्या है डिजिटल असेट्स का फ्यूचर, बिटकॉइन सेफ इन्वेस्टमेंट है या रिस्क है, स्टेबल कॉइन के बारे में हम बात करेंगे, और बात करेंगे इंडिया के $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन में डिजिटल असेट्स की क्या है जगह। आज का पॉडकास्ट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही स्पेशल गेस्ट को पॉडकास्ट में लाने का। हेलो सुभाष गर्ग जी, कोइन देसी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक थैंक यू वेरी इम्पोर्टेंट मच। क्वेश्चन से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। जैसा कि सब जानते हैं, 2019 में जब डिजिटल असेट बैन बिल आया था, उस कमेटी के आप चेयरपर्सन थे। आज हम आपको डिजिटल असेट्स का रेगुलेशन को सपोर्ट करते हुए देख रहे हैं। तो 2019 से आज तक ऐसा क्या बदला जिसने आपकी सोच को शिफ्ट कर दिया? देखिए, 2019 और आज में तो खैर बहुत बहुत फर्क है, और 2019 और 2026 के बीच में भी बहुत 7 साल निकल गए हैं, और 7 साल में ही राइट, बहुत राइट। कुछ बदल गया है। हम्म। सो 2019 में अगर आप देखें तो उस समय एसेंशली क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन ही सबके सामने आया था सबसे ज़्यादा। बिटकॉइन बराबर था क्रिप्टो करेंसीज के, दूसरे भी राइट, थे लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे बिटकॉइन। और बिटकॉइन को दुनिया के सामने एज ए करेंसी लाया गया था कि भाई ये करेंसी है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, और अपने ऑब्लिगेशंस, इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आप की अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। सो कॉइन बे जो जो ये बिटकॉइन है वो करेंसी के रिप्लेसमेंट के बतौर सबके सामने आया था। और इसने सरकारी, स्पेशली सेंट्रल बैंक अथॉरिटीज़ को काफ़ी अलार्म किया था, चिंतित कर दिया था कि ये क्या चीज़ आ रही है। इससे हमारे देश की, दुनिया की जो व्यवस्था है, मॉनेटरी मैनेजमेंट है, करेंसी मैनेजमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ग्रोथ है, उस पे क्या फ़र्क पड़ता है।
सबसे बड़ी चिंता जो दिमाग में थी वो ये थी लोगों के कि भाई आज के दिन करेंसी मनी एक तरह से गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के कंप्लीट कंट्रोल में है। अब दूसरा ये बिटकॉइन आ रहा है जो कंप्लीटली प्राइवेट है, जिसपे कोई सेंट्रल बैंक का, कोई देशों की गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी क्या? ये एक तो ये तरह की चिंताएं थी कि भाई व्हाट इज दिस न्यू एनिमल, ये नया जानवर क्या है और इससे हमारी व्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी बड़ी चिंता उस समय जो थी वो ये थी कि भाई ये कंप्लीटली प्राइवेट हाथों में है और इसके तो जो शुरू करने वाले हैं, इसको इनोवेटर्स हैं, उनका ही पता नहीं कौन है। ये पूरी तरह से डिजिटल काम करता है, जिसको आप कोई रेगुलेट नहीं कर सकते, जिसको आप किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो ऐसी व्यवस्था में क्या आप गवर्नेंस, रेगुलेशन, कंट्रोल, ये सब किसी एक अननोन व्यवस्था के हाथ में दे देंगे क्या? तो ज़्यादा इस तरह की चिंता थी। जो और चीज़ें जो बाद में आई, चाहे डिजिटल असेट्स की बात हो, क्रिप्टो असेट्स की बात हो, क्रिप्टो बिजनेसेस की बात हो, क्रिप्टो फाइनेंसिंग की बात हो, और ऑफ लेट जो स्टेबल कॉइन्स वगैरह, ये तो सब होराइजन में थे ही नहीं। और दूसरा साथ में था ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कि भाई ये चलती है, ब्लॉकचेन व्यवस्था पे चलती है। जो भी आपका डिजिटल डेटाबेस व्यवस्था है उससे विपरीत है। लेकिन सो बतौर टेक्नोलॉजी तो ब्लॉकचेन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, बड़ी, क्योंकि एकदम से वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है कि कहीं एक सेंट्रल कंट्रोलर की जगह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट में काम करिए। सो उसका पोटेंशियल अपना है, उसकी खूबियाँ अभी समझ में आती हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए 2019 में हम लोग बिल बना रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि हम, सरकार में बहुत अच्छी समझ इन चीज़ों की नहीं बनती है बहुत जल्दी, क्योंकि एक तरह से पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में यंग इनोवेटर्स, ये लोग टेक्नोलॉजिस्ट ये चीज़ें लेके आते हैं, तो उतनी तो समझ के बतौर ये तय हुआ कि भाई करेंसी में तो इसको आने मत दीजिए, इसलिए बतौर करेंसी तो इसको बैन कर दीजिए। लेकिन इसके जो ब्लॉकचेन से और यूजेस हो सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो असेट्स हो या क्रिप्टो बिजनेसेस हो, उसको एनकरेज करना चाहिए। इसलिए वो भाषा जो बिल की इस्तेमाल की गई, और साथ में सरकार और भी प्रोएक्टिव हो कि जो डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी है उसको सरकार ही क्यों ना ले आए, इस बात का एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये सोच थी उस समय। बहुत बदलाव हो गया उसमें और आज की स्थिति। ओके। तो सर आज आप बिटकॉइन और डिजिटल एसेट्स को कैसे देखते हैं? जैसे कि लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी बोलते हैं, तो क्या ये सिर्फ आज भी नैरेटिव है या फिर बिटकॉइन लॉन्ग टर्म कुछ स्टोर ऑफ वैल्यू बन सकता है? आप आज इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं? सो आज की स्थिति में देखिए, बिटकॉइन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी क्लियर हो गई हैं। एक तो ये लिमिटेड अमाउंट है, इतनी नंबर ऑफ बिटकॉइन ही दुनिया में जारी हो सकते हैं जो इसका सिस्टम परमिट करता है, और आप उस लिमिट की तरफ से धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ये जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है काफ़ी। अगर दुनिया की जीडीपी, दुनिया की वेल्थ के हिसाब से अगर आप उसको देखें तो, और कोई भी वस्तु या सेवा हो जिसकी स्केर्सिटी वैल्यू है, वो एक बड़ी अच्छी असेट में तब्दील हो जाती है। चाहे आप गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड भी चूंकि सीमित क्वांटिटी में है, इसलिए गोल्ड की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है आपकी करेंसीज में। जो करेंसीज आपकी हैं उसको आप सप्लाई बढ़ाते जाते हैं, तो जिसमें आप मेजर करते हैं गोल्ड की वैल्यू, वो करेंसीज तो बढ़ रही हैं उनकी सप्लाई, और गोल्ड की सप्लाई है नहीं। तो इसलिए
उस करेंसीज में उस गोल्ड की वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से और चीज़ें ले लीजिए आप, चाहे आप डायमंड्स ले लीजिए, चाहे आप आज के दिन बिटकॉइन ले लीजिए, चाहे रेयर असेट्स आर्ट्स ले लीजिए, कलेक्शंस ले लीजिए, तो जो चीज़ भी स्केर्सिटी में है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो मेरा हिसाब से आज के दिन बिटकॉइन नंबर एक करेंसी तो है नहीं बिल्कुल, इसका करेंसी के बतौर यूज तकरीबन तकरीबन खत्म हो गया है। हार्डली कोई इसको पेमेंट के बतौर इस्तेमाल करता है, कोई इसमें डिनोमिनेट करता है प्राइसेस को, वो काम आजकल स्टेबल कॉइन्स के पास आ गया है। तो बिटकॉइन की बतौर करेंसी जो डर उस समय था कि ये Correct. टेररिस्ट इस्तेमाल कर लेंगे, ये व्यवस्था क्या करेगा, वो डर तो खत्म हो गया। और चूंकि ये स्केर्स है और लिमिटेड अमाउंट है, वो भी इवन घटती चली जाती है, क्योंकि कुछ खो जाएंगे, कुछ लोग भूल जाएंगे, तो वो क्वांटिटी बिटकॉइन की वो अवेलेबल नहीं रहती है। तो आज के दिन ये एक बड़ी प्रेशियस असेट है इन मेरी जजमेंट के हिसाब से। बट प्रेशियस असेट की वैल्यू वो प्रेशियस असेट दूसरी असेट की के हिसाब से ज़्यादा वैल्यू होती है। जैसे गोल्ड है, पिछले कुछ दो एक साल से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लोग जो उसकी डिमांड बढ़ गई है, सेंट्रल बैंक परचेस करने कर रहे हैं, चाइना परचेस कर रहा है, अदर्स कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, इन्वेस्टर्स भी आ गए। तो अगर Correct. बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती है और लोगों को ये विश्वास होता है कि भाई ये और बहुत ज़्यादा ऊंचा जाएगा, तो लोग खरीदते रहेंगे। अगर लोगों को ये लगता है कि नहीं इसकी पर्याप्त हो गई, हमने तो टाइम आ गया इसको एनकैश करने का, दूसरी एसेट में कन्वर्ट करने का, तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो ये जो इसी तरह से आपने देखा कि ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, उसके बेस पे ईटीएफ वगैरह क्रिएट करने लगे, तो उसकी डिमांड बढ़ी, राइट। तो अभी Correct. इसकी Correct. डिमांड बढ़ाने वाले फैक्टर्स भी हैं और डिमांड पे शंका करने वाले फैक्टर्स भी हैं। इसलिए अगर आप देखें तो बिटकॉइन आजकल काफ़ी वॉलेटाइल असेट के रूप में चल रहा है, बजाय कि एक ही तरफ बढ़ते हुए। सो वैल्यूएबल असेट है, बट डिमांड सप्लाई फॉर असेट इसकी आने वाली समय की कीमतें तय करेगी। राइट राइट। इसमें कुछ कंट्रीज इसको एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह भी देख रही हैं, कुछ इस पे काम कर रही हैं ऑलरेडी। और तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने बताया कि ये लिमिटेड नंबर में है, तो क्या इंडिया को भी बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व पे काम करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, गोल्ड तो ट्रेडिशनली मॉनेटरी असेट रहा है। राइट। इनफैक्ट मनी का जो सिस्टम है वो शुरू ही गोल्ड और सिल्वर से हुआ था। तो बाद में चूंकि उसकी स्कैरसिटी थी, तो लोग देश जो हैं, सेंट्रल बैंक जो हैं, वो पेपर करेंसी में, बैंक नोट्स वगैरह में चले गए और उसको एक अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में, एक वैल्यूएबल रिजर्व के रूप में सेंट्रल बैंक रखने लगे हैं, राइट। सो उसी तरह से अगर कोई सेंट्रल बैंक ये सोचता है कि भाई ये भी एक बहुत वैल्यूएबल असेट है और स्केर्स असेट है, तो इसको भी अपने पास रखना चाहिए, जैसे हम गोल्ड रखते हैं या गोल्ड रखना चाहते हैं, उसी तरह से हम बिटकॉइंस को भी रखें। तो जैसे गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ती हैं, उसी तरह से इसकी प्राइसेस भी बढ़ती हैं, और हमारा जो रिजर्व जो है उसके बतौर ये काम करता रहेगा, ठीक है। तो उस दृष्टिकोण से जो भी सेंट्रल बैंक सोचता है, तो वो इसको खरीद के रख सकता है। लेकिन अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देखें, तो इंडिया के पास क्या है कि गोल्ड भी हम हिंदुस्तान में नहीं पैदा करते, हम इंपोर्ट करते हैं। उसमें हम जो दूसरी फॉरेन करेंसीज हैं, जो वैल्यूएबल करेंसीज हैं दुनिया की, डॉलर हो, यूरो हो, उसको येन हो, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं गोल्ड को खरीदने के लिए। तो हमारे लिए हम गोल्ड को जब भी खरीदते हैं, तो हम इन्हें वे जो हमारे पास वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी है उसको निकालते हैं, उसके बदले में लेते हैं। तो हम अगर ये सोचें कि हम ये बिटकॉइन भी रख लें, तो बिटकॉइन भी केवल हम अपनी डॉलर या ये यूरो या पाउंड, वो असेट जो है उसको बेच के, उसको निकाल के
चेंज फॉरेन करके। करेंसी को हमें लेना पड़ेगा, राइट। अब हम्म। आप ये मान के चलिए कि देखिए चाहे गोल्ड हो चाहे बिटकॉइन हो, इनको पेमेंट के रूप में आप आज कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना गोल्ड को कर सकते हैं ना बिटकॉइन को कर सकते हैं। राइट तो राइट। अगर एक कंट्री, हिंदुस्तान जैसी कंट्री जो फॉरेन करेंसी के मामले में, फॉरेन एक्सचेंज के मामले में डेफिसिट में रहती है, केवल हम्म कैपिटल अकाउंट में जो हम लोन्स लेते हैं या इक्विटी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो आता है, उसके कारण से हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, जिससे हम अपने ट्रेड और करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो पूरा करते हैं। तो जो कंट्री लोन पे डिपेंडेंट हो और या दूसरों के इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैपिटल ट्रांसफर्स पे डिपेंडेंट हो, उस कंट्री को मेरी नज़र में ये इन्वेस्टमेंट चाहे गोल्ड हो चाहे बिटकॉइन हो उस पर नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो स्पष्ट मान्यता है कि ये चाइना कर सकता है जिसके पास बहुत सारा फॉरेन करेंसी है, फॉरेन रिजर्व। इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, कम है रिलेटिवली, और वो भी डेट पे बने हुए हैं, डेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बने हुए हैं। अगर वो विड्रॉ होते हैं तो हमारा ये फॉरेन रिजर्व्स जो भी है वो भी गायब हो जाएगा, राइट। तो हमारे लिए, देश के लिए, तो मेरी नज़र में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके इसको बतौर स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में रखना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। राइट राइट। कुछ कंट्रीज इवन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में डिजिटल एसेट्स सीज होती हैं तो वो उनको उस फॉर्म, मतलब उसमें रखती है, मतलब दे आर नॉट बाइंग बाय देमसेल्फ, दे आर जस्ट कीपिंग दैट दे आर सीजिंग फ्रॉम एज ए क्रिमिनल एक्टिविटी और बाय अदर वेज। ये दैट्स ए डिफरेंट क्वेश्चन। जैसे गोल्ड को सीज कर लिया आपने स्मगलर से, और उनमें हमारे आरबीआई के पास जो गोल्ड रिजर्व्स हैं उसमें भी कुछ हिस्सा इसी से बना है। जो सीज्ड गोल्ड है वो वहां पे पहुंच गया क्योंकि सरकार ने सीज किया, क्रिमिनल एजेंसी ने सीज किया और आरबीआई को दे दिया। राइट राइट। उसको बेचा तो नहीं। इसी तरह से अगर कोई क्रिप्टो करेंसी मिलती है, बिटकॉइन मिलता है क्रिमिनल से, हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी भी क्रिमिनल से आप बिटकॉइन उसके पास है, उसके पासवर्ड वगैरह या जो उसकी प्राइवेट की वगैरह है, उसके बिना आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो कितना आसान है ट्रांसफ़र करना, किसी क्रिमिनल से सीज भी कर लिया तो वो भी मुश्किल है। बट अगर ऐसा संभव हो कि आपने किसी क्रिमिनल से बिटकॉइन इंडिया में सीज किया और उसकी आपके पास प्राइवेट की वगैरह भी मिल गई, तो आप उसका क्या करेंगे? या तो बेचेंगे, बेचना चाहिए, नहीं तो उसको सेंट्रल बैंक के पास रखवा दीजिए, रख लेगा सेंट्रल बैंक। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो मेरा अगला सवाल है, जैसे आज 97% स्टेबल कॉइन्स डॉलर बेस्ड है और रिसेंटली यूएसए ने भी जीनियस एक्ट लाके स्टेबल कॉइन्स को और उसके एडॉप्शन को और पुश कर रहा है। इसका मतलब डिजिटल असेट्स इकोनॉमी में भी डॉलर का ही मेजर कंट्रोल है, आई मीन मेजर शेयर है। और रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी कहा था, आइदर अडॉप्ट स्टेबल कॉइन्स आर्किटेक्चर और रिस्क एक्सक्लूजन। तो इसमें मेरा आपसे सवाल है, क्या इंडिया को भी आईएनआर बेस्ड स्टेबल कॉइन की जरूरत है? सो देखिए, ये स्टेबल कॉइन मेरी नज़र में फ्यूचर है दुनिया में ट्रेड और पेमेंट्स का। राइट। जैसे आज डॉलर में, यूरो में, युआन में पेमेंट करते हैं, सारी दुनिया करती है। जिसको भी खरीदना है डॉलर लेता है, डॉलर लेके उसके बाद पेमेंट करता है, राइट। या किसी को रिसीव भी करता है तो वो पेमेंट डॉलर में रिसीव करता है, अपने पास रखता है, सेंट्रल बैंक के पास रखता है। सो डॉलर, येन वगैरह जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट, ट्रेड, इन सब का, लोन्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इन सब का आधार है, ठीक है। ये करेंसीज लिक्विड हैं, ये करेंसीज यूज़फुल हैं, इनकी वैल्यू इतनी ऊपर नीचे नहीं होती, इसलिए दुनिया इसको इस्तेमाल करती है। अब जो स्टेबल कॉइन आया है डॉलर का, वो डॉलर का प्रॉक्सी है, डॉलर का सब्स्टिट्यूट है।
इट इज इक्विवेलेंट इन डॉलर वैल्यू। डॉलर की वैल्यू उसके बराबर है। और जीनियस एक्ट के बाद इसमें काफ़ी लोगों का ये भी कॉन्फिडेंस होगा कि भाई कोई भी आदमी जो स्टेबल कॉइन, कोई भी कंपनी जो स्टेबल कॉइन जारी कर रही है, उसके पास इनफ डॉलर है टू बैक इट 100%। सो 100% रिजर्व एक तरह से डॉलर का है उसके पास, जिससे ये स्टेबल कॉइन जारी किया हुआ है, या डॉलर असेट्स का है, ठीक है। एंड देयरफॉर इसमें क्रेडिबिलिटी जो है स्टेबल कॉइन्स में वो बढ़ती चली जाएगी आने वाले समय में। और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्टेबल कॉइन्स को ट्रांजैक्शन के रूप में इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि डॉलर में जो डॉलर में पेमेंट करने का आज का व्यवस्था है, स्विफ्ट के जरिए, इनके जरिए, बैंकों के जरिए ट्रांसफ़र करने में, उसमें दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये है कि समय लगता, इट्स नॉट इंस्टेंट, राइट। कहीं कुछ घंटे लगते हैं, कहीं कुछ दिन लगते हैं। और दूसरा उसकी कॉस्ट होती है काफ़ी। वर्ल्ड बैंक स्टडी करता रहा है, कहीं 5% कॉस्ट हो जाती है छोटे पेमेंट्स पे, कहीं 2% कॉस्ट हो जाती है, लेकिन कॉस्ट होती है आपको डॉलर में ट्रांजैक्शन करने के लिए, राइट। सो ये स्थिति चूंकि है कि आपको समय लगता है और आपको कॉस्ट लगती है, उन दो कारणों से अगर ऐसा सब्स्टिट्यूट आपको मिले जिस सब्स्टिट्यूट में कॉस्ट कम हो और समय ना लगे, तो दुनिया जो है, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये सब जो है वो उसमें स्विच ओवर कर लेंगे, राइट। तो मेरा ये बिल्कुल पक्का मानना है कि आने वाले समय में धीरे धीरे स्विच ओवर होता चला जाएगा स्टेबल कॉइन्स में ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। जैसे दुनिया में पहले फिजिकल डॉलर हुआ करता था, फिर उसके बाद डिजिटल डॉलर, माने आपके बुक ट्रांजैक्शन होने लगे बैंकों के जरिए, और उसके जरिए डिजिटली आप ट्रांसफ़र करने लगे, और आने वाले समय में डिजिटल कॉइन्स पे चला जाएगा। अब आप हिंदुस्तान के बतौर, अब दुनिया में आपने देखा कि अमेरिका तो खैर काफ़ी, अभी आपने खुद ने कहा कि 97% स्टेबल कॉइन्स डॉलर बैक्ड हैं, दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बट डॉलर ने बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छी तरह से इस मामले में लीड ले ली। और सो ये दूसरे लोग कोशिश करेंगे, तब तक देखा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में डॉलर स्टेबल कॉइन जो है वो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स का और ट्रांजैक्शंस का आधार बन जाएगा। अब इंडिया को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग रुपी स्टेबल कॉइन में ट्रेड करेंगे क्या, रुपी स्टेबल कॉइन में पेमेंट करेंगे क्या। तो जैसे रुपी को बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते ट्रांजैक्शन के लिए, उसी तरह से रुपी स्टेबल कॉइन की बहुत ज़्यादा डिमांड हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, ऐसा मुझे नहीं लगता अभी तक। लेकिन एक बड़ा एडवांटेज है अगर आप रुपी स्टेबल कॉइन बनाते हैं, क्योंकि स्टेबल कॉइन टू स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शंस टाइम भी कम करेगा और कॉस्ट भी कम करेगा। केवल एक्सचेंज वैल्यू को अगर आप ठीक से डिटरमिन कर पाएंगे, तो अगर सेंट्रल बैंक ये व्यवस्था करता है कि रुपी स्टेबल कॉइन है और उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो क्रेडिबली बड़ी इंस्टेंटली मिलती चली जाती है, ना कि आज के दिन जैसे एक दिन बाद रुपए की रेफरेंस रेट मिलती है, या बैंक लोग बहुत तैयार करते हैं तो पता नहीं लगता कि क्या रेट चल रहा है, राइट। ऐसी व्यवस्था हो जिसमें रुपी स्टेबल कॉइन की इंस्टेंट वैल्यू मिलती रहे, तो रुपी स्टेबल कॉइन को लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, कम से कम हिंदुस्तानी जो हैं वो तो इस्तेमाल करते रहेंगे, और दूसरे लोगों को भी उसमें उतनी ही रिस्क रहेगी कि भाई जैसे रुपी की वैल्यू घटती बढ़ती है, तो अगर उनको कॉन्फिडेंस हो तो वो भी ट्रांजैक्शन कर लेंगे, नहीं तो कम से कम रुपी, बट बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस रुपी में होने लगेंगे, ऐसी संभावना कम है। हमारे देश में अभी स्थिति ये है कि आपने निर्मला सीतारमन को कोट किया, लेकिन
आप अगर सेंट्रल बैंक के स्टेटमेंट आज भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सेंट्रल बैंक तो इसके खिलाफ बिल्कुल अभी भी कंप्लीटली खिलाफ है, स्टेबल कॉइन के खिलाफ भी है। उनको लगता है वो जो क्रिप्टो करेंसी है के सारे नुकसान है वो स्टेबल कॉइन के भी नुकसान है, जबकि ऐसा है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी हिंदुस्तान किसी तरफ मैंने स्टेबल कॉइन की तरफ बढ़ रहा है। मुझे इसके जारी होने की संभावना नजर अभी नहीं आती। मतलब स्टेबल कॉइन से हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे स्टेबल कॉइन सिर्फ टेक्नोलॉजी मैटर ना रह के एक जियोपॉलिटिकल पावर के गेम में भी आ गया है। नहीं देखिए अनुराग, ये इट इज एज गुड एज मनी, राइट। तो जो मनी के साथ चाहे डॉलर हो, करेंसी के साथ डॉलर हो, येन हो, जो जो करेंसी के साथ, जो मनी के साथ, जो वेल्थ के साथ पावर होती है, वो पावर अब धीरे धीरे स्टेबल कॉइन भी एक्वायर कर रहा है। तो अगर जितना डॉलर्स जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, उतना ही स्टेबल कॉइन भी जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसमें हमारी स्ट्रेंथ या इसमें केवल टेक्नोलॉजी का योगदान तो इतना है कि इसको ज़्यादा एफिशिएंट, लेस कॉस्टली और अच्छा माध्यम ट्रांजैक्शन का बना रहा था। इसको टेक्नोलॉजिकल जो एज मिली है, वो टेक्नोलॉजी इसकी स्ट्रेंथ है जो इसको बतौर करेंसी और मनी के रूप में एडिशनल स्ट्रेंथ पावर प्रोवाइड करती है विज़ेवी द फिजिकल डॉलर और द अदर डिजिटल डॉलर। ओके ओके ओके, ठीक है। सुभाष जी, कोइन देसी पर हमें रोज इन्वेस्टर्स के सवाल मिलते रहते हैं और आज हम उन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने रखेंगे जो इंडियन कॉमन इन्वेस्टर्स की क्वेरीज होती हैं। तो जैसे कि आज एक कॉमन इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी 50 में उनको 12 से 15% का साल का रिटर्न मिलता है, जिसमें से कुछ परसेंट इन्फ्लेशन में चले जाता है, तो रियल रिटर्न्स उनको काफ़ी कम मिलते हैं। लोग बिटकॉइन को आज एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं और जो मेजर एचएनआईज हैं और वो भी अपना जैसे रिपोर्ट आई है वो भी अपना पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट इन असेट्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बट स्टिल लोगों में डर है, लोग कंफ्यूज हैं, लोगों में रेगुलेशंस को लेके अनसर्टेनिटी है, क्लैरिटी नहीं है। तो अभी एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप उन इन्वेस्टर्स को 2026 में कैसे गाइड करेंगे कि आप उनके लिए क्या गोल्डन रूल होना चाहिए डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का, या फिर उनको अभी वेट करना चाहिए? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? देखिए, दो एस्पेक्ट होते हैं जिसको हर एक इन्वेस्टर को कंसिडर करना चाहिए। एक तो असेट की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, क्या असेट वैल्यूबल है, इस असेट का फ्यूचर क्या है, इस असेट में कितना पोटेंशियल है दूसरों के मुकाबले रिलेटिवली, राइट। एक तो ये है। दूसरा ये कि ये लेजिट असेट है या नहीं है, जिस देश में जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं वहां पे ये लेजिटिमेटली होल्ड की जा सकती है, नहीं की जा सकती। जैसे आज के दिन आप फॉरेन करेंसी भी हिंदुस्तान में नहीं होल्ड कर सकते। राइट। आप फॉरेन करेंसी में विदेश में अकाउंट भी नहीं रख सकते, राइट। तो आप फॉरेन करेंसी होल्ड नहीं कर सकते। फॉरेन असेट्स भी आप बहुत लिमिटेड अमाउंट में होल्ड कर सकते हैं। आप फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आज के दिन, या बहुत सीमित रूप में कर सकते हैं। कुछ समय पहले तक इवन इंडियन इक्विटीज जो हैं वो भी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हुआ करती थी 40-50 साल पहले। तो बहुत कम इक्विटी ट्रांजैक्शंस होते, म्यूचुअल फंड्स वगैरह नहीं होते थे, राइट। तो गोल्ड भी कुछ समय तक आप होल्ड नहीं कर सकते थे, एक सीमा से ज़्यादा, 15 ग्राम 20 ग्राम से ज़्यादा।
बहुत कम क्वांटिटी में आप गोल्ड होल्ड कर सकते हैं, बाकी होल्ड नहीं कर सकते। तो ये दोनों कंसिडरेशन से कि ये असेट का फ्यूचर क्या है, इस असेट में फ्यूचर में रिटर्न्स की बहुत संभावना है या नहीं है, दूसरा कि क्या ये लेजिटिमेटली होल्ड की जा सकती है या नहीं अपने देश में, उन दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से जो भी इसमें क्रिप्टो असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उनको इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज के दिन बिटकॉइन आप बहुत सीमित व्यवस्था है जिसमें आप होल्ड कर सकते हैं, उसके साथ बहुत सारी कॉस्ट भी एसोसिएटेड हो गई हैं, टैक्स ज़्यादा है, ये है, और बहुत ज़्यादा तो आप कर भी नहीं सकते इन असेट्स को, व्यवस्था भी नहीं है, राइट। सो आपने देखा कि बहुत हैकिंग शैकिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सिस्टम्स आर नॉट रेगुलेटेड, कंट्रोल, सिक्योरिटी कंसर्न्स है। हाँ, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई एम नॉट, मैं इस इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के बिजनेस में नहीं हूँ, बट अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से सोचना हो तो मैं इन असेट्स पे हिंदुस्तान में रहते हुए अभी इस चीज पे कमी हाथ लगाना पसंद करता हूँ। ओके। कुछ मतलब एक आज हम एक ट्रेंड भी देख रहे हैं, कुछ लोग एक नया रास्ता निकाल रहे हैं, वो इंडिया से बाहर जाके एनआरआई स्ट्रक्चर में जाके डिजिटल एसेट्स होल्ड कर रहे हैं टैक्स से बचने के लिए, या फिर जो Correct. इंडिया में क्लैरिटी नहीं है उसको उससे बचने के लिए। तो क्या ये लोग फ्यूचर प्रॉब्लम इनवाइट कर रहे हैं, या फिर टैक्स और सेफ्टी और लीगलिटी के एंगल से आप क्या कहेंगे? मतलब ये जो लोग हैं, ये फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं? देखिए, दो तरह के लोग, मुझे जहाँ तक समझ है, दो तरह के लोग ये एनआरआई टाइप के स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं। एक तो जो एक्चुअली एनआरआई हैं, और दूसरा जो इंडियंस हैं वो एनआरआई के रूप में या एनआरआई सरोगेट के रूप में कोई स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं, या एनआरआई प्रॉक्सी के रूप में हैं यहाँ पे, लेकिन क्रिएट कर रहे हैं एज इफ दे आर sort of living abroad और वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो एनआरआई हैं। अब ये जो स्थिति इस समय बन रही है वो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब आप देखिए, बहुत सारे एनआरआई जो हैं वो देश में रेमिटेंस भेजते हैं, हम बहुत रिसीव करते हैं, करीब $100 बिलियन के आसपास का हर साल इंडियन जो बाहर रहते हैं वो हिंदुस्तान में भेजते हैं बतौर रेमिटेंस। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, पूरी हमारे देश की एफडीआई से कहीं ज़्यादा है, राइट। 100 बिलियन रिजर्व भारत सरकार, मतलब आरबीआई के पास करीब 700 बिलियन है, करेंसी का रिजर्व $500-600 बिलियन ही है, उसमें से उसके हिसाब से देखें तो $100 बिलियन एवरी ईयर रेमिटेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इंडियंस जो हैं, चाहे अपने बच्चों को एजुकेट कराने के लिए या हेल्थ के लिए या ट्रैवल के लिए या और किसी पर्पजेस के लिए, करीब 40-50 बिलियन डॉलर हर साल ट्रांसफर भी करते हैं, राइट, विदेश। तो जो कुछ एनआरआई वहाँ पे जो लोग रेमिट करते हैं या जो इस तरह का बिजनेस क्रिएट करें कि भाई आप रेमिट करने के बजाय हमारे से स्टेबल कॉइन ले लो, राइट, और जो यहाँ से भेजना चाहता है वो वहाँ से स्टेबल कॉइन, यहाँ पे पैसा देके स्टेबल कॉइन ले लो, ठीक है। तो एक तरह से वो बहुत, दोनों की जो नीड्स हैं, ट्रांसफर करने वाले को, जो रेमिट करने वाले को रेमिटेंस का मिल जाएगा रिलेटिवली सस्ता, और जो उसको फॉरेन करेंसी चाहिए उसको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी रिलेटिवली सस्ती दूसरे की व्यवस्था से, राइट। ओके। तो ये जो कुछ हवाला में पहले होता था, राइट। सो उस तरह का बिजनेस कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं और कर सकते हैं, ऐसी टेंडेंसी बढ़ सकती है, क्योंकि ये हमेशा ऑपरेट करता है कि रिलेटिवली एडवांटेज कितना है। अगर आपको एक्सचेंज रेट या कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर जो है उसमें
उसके मुकाबले आपको बेहतर एक्सचेंज रेट मिले या कॉस्ट कम आए, तो लोग इस स्ट्रक्चर में ट्रांजैक्शन करने में आप दोनों लैग तय कर दीजिए विदेश में भी, और एक रुपी लैग यहाँ तय कर दीजिए। रुपी ट्रांजैक्शन जो उसने रेमिट किया उससे रिसीव कर लिया, जिसको देना है उसको यहाँ पे रुपये में दे दिया, और मतलब यहाँ से रुपये उससे रिसीव कर लिया। और उसी तरह से विदेश में। तो ऐसे स्ट्रक्चर तो जो बन रहे हैं, मुझे लगता है जब तक देश अपना बहुत अच्छी तरह से इसको रेगुलरली अकोमोडेट नहीं करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा, तो ये स्ट्रक्चर तो बढ़ते नजर आएंगे। जैसे आप सोने पे ज़्यादा ड्यूटी लगा दीजिए तो सोने में स्मगलिंग बढ़ने लग जाती है, राइट। उसी तरह से बट तो ये विदेश में जो लोग रहते हैं वो तो कर लेंगे, उनका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ से अगर स्ट्रक्चर जो लेजिटिमेट है वो उसमें पार्टिसिपेट करें तो फिर उनके लिए परेशानी हो सकती है। ये कहना मुश्किल है कि ये कितनी रिस्क है, उसको क्वांटिफाई आप नहीं कर सकते कि इतना रिस्क है नहीं है, और हर एक व्यक्ति की रिस्क टेकिंग एबिलिटी डिफरेंट रहती है। कई जो क्रिमिनल माइंड उस तरह की वो ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, जो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि इन सब चीज़ों को क्लियर करे और एक वैसी व्यवस्था अपनाए जो सिविलाइजेशन जो है या जो लोगों को है उसको मंजूर और वो करना चाहते हैं। हमने बहुत साल तक सोने पे बैन लगा के रखा देश में, बहुत स्मगलिंग बढ़ गई। फिर हमने कहा नहीं यार ये तो काम नहीं कर रहा, ना तो सोने का आना रुक रहा है और सारा स्मगलिंग क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ रही। तो हमने सोने को रेगुलराइज करना शुरू कर दिया कि भाई आप ले आइए, उस पर ड्यूटी लगा के, तो उसमें जो स्मगलिंग थी वो ख़त्म हो गई। फिर हमने कुछ ड्यूटी बढ़ा के उसमें ट्रेड में परवर्स इंसेंटिव क्रिएट किए तो थोड़ी सी स्मगलिंग फिर बढ़ गई। तो ये जो सारी जो फाइनेंशियल करेंसी मॉनेटरी असेट रिलेटेड चीज़ें हैं, इनमें ये सारा जो बिजनेस है उसमें स्मगलिंग अदरवाइज वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम ऐसी व्यवस्था अपनाते। मेरा अपना व्यक्तिगत राय ये है कि इसमें हमें ये लेजिटिमाइज करना चाहिए, हमें इसमें ट्रांजैक्शंस परमिट करने चाहिए, हमें क्रिप्टो असेट्स के लिए भी देश में रेगुलेट करके उनको ट्रांजैक्शंस करने देना चाहिए। स्टेबल कॉइन तो तब ये एनआरआई स्ट्रक्चर्स और स्यूडो एनआरआई स्ट्रक्चर वो फिर नहीं बनेंगे। लोग अगर लेजिटिमेट बिजनेस कर सकेंगे तो फिर वो क्यों बनाएंगे सब। राइट। आई मीन बैन इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके अराउंड एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और क्लैरिटी के साथ। और ओके सुभाष जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनीज के अराउंड। जैसे ग्लोबल कंपनीज लाइक माइक्रो स्ट्रेटजी, मेटा प्लैनेट, ये कैपिटल रेज करती हैं और डिजिटल एसेट्स अपनी बैलेंस शीट में रख रही है, जिससे कि इनका कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी के शेयर्स अप हो रहे हैं। बट ये इंडियन कंपनीज को अलाउड नहीं है। करेक्ट। इसके लिए एक इंडियन कंपनी ने कोशिश की थी जेटकिंग नाम से, बट उनको भी रोक दिया गया। आई मीन उनको जैसा हमें अपडेट मिली है उनके उससे, तो करंटली गवर्नमेंट एक चेकलिस्ट या फ्रेमवर्क बना रही है, जिससे कि गवर्नमेंट एक इंस्ट्रक्शंस दे पाए कि कैसे कंपनी डिजिटल एसेट्स होल्ड कर सकती है। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस चीज पे काम कर रही है या फिर ये जस्ट अफवाह है? देखिए, आप मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वहां अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आप गवर्नमेंट के बिहेवियर, गवर्नमेंट की स्टेटेड प्रेफरेंसेस के और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो हैं उसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। हम अभी 80 साल बाद भी अपने देशवासियों को फॉरेन करेंसी और कंपनियों को फॉरेन करेंसी होल्ड नहीं करने देते। तो फॉरेन करेंसी आपने एक्सपोर्ट किया, आप ले आइए और कुछ समय बाद उसको सरेंडर कर दीजिए।
बैंक को भेज दीजिए, सेंट्रल बैंक, आप होल्ड राइट। नहीं कर सकते, राइट। इसी तरह से कंपनियां जो हैं विदेशों में बहुत सीमित संख्या में अकाउंट खोल सकती हैं, बहुत सीमित समय पे रख सकती हैं, अदरवाइज वो पैसे नहीं रख सकती वहाँ पे। तो हमारा जो लेजिटिमेट फॉरेन करेंसीज हैं उसके बारे में अभी इतना रिस्ट्रिक्टेड व्यू है, तो गवर्नमेंट कोई जल्दी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ये रुख ले कि भाई आप इन असेट्स को होल्ड कर सकते हो, हमारी इंडियन कंपनीज होल्ड कर सकती है, इसकी संभावना मुझे ना के बराबर नजर आती है, राइट। लेकिन कंपनीज जो हैं वो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, और एंटरप्रेन्योर हमेशा आगे की सोचता है। जिस चीज़ में बिजनेस बढ़ रहा है उस चीज़ में बिजनेस में वो भी जाना चाहता है। तो अगर इंडियन कंपनीज इन चीज़ों में बिजनेस करना चाहती हैं तो संभवतः, क्योंकि फॉरेन जुरिस्डिक्शन में ये इलीगल नहीं है, तो फॉरेन जुरिस्डिक्शन में अगर आप कंपनी सेटअप करें, उसमें इक्विटी इन्वेस्ट करके वहाँ पे अगर आप असेट ये होल्ड करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें आज के दिन बंदिश नहीं है। बट वो उसके अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप कितना पैसा ले जा सकते हैं, इक्विटी में कितनी इन्वेस्ट कर सकते हैं बाहर, उसका क्या हिसाब किताब आपको देना पड़ता है, उसका यहाँ पे क्या रिटर्न्स आपको भरने पड़ते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये अपॉर्चुनिटी जो अगर है तो उसको अगर कोई इंडियन कंपनी इस्तेमाल करना चाहे तो वो फॉरेन सब्सिडरी या फॉरेन कंपनी के माध्यम से ही कर सकती है। मुझे नहीं लगता वो इंडियन कंपनी में इन असेट्स को होल्ड करने की आने वाले कुछ सालों में ऐसी कोई संभावना है। ओके, बट इस केस में अगर बात की जाए कि इंडियन कंपनीज बाहर जाके इस चीज़ पे काम करे, फाउंडर्स अब्रॉड में काम करे, इससे एक इश्यू है। जैसे अभी रिसेंटली राज्यसभा में एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने भी ये रेज किया था कि अगर वेब3 फाउंडर्स और कंपनीज इंडिया से बाहर जाके कंपनी डेवलप करेंगी और फाउंडर्स का टैलेंट बाहर यूटिलाइज होगा, तो उससे जो इंडिया का फ्यूचर है, जो इंडिया की इकोनॉमी बिल्ड होनी है, वो नहीं हो, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। और ये ऐसा होगा कि हम अपना टैलेंट और अपना एंटरप्रेन्योर्स को और अपने कंपनीज को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो मतलब इससे कुछ जीडीपी में या फिर इंडियन इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये हमारी आज की प्रॉब्लम नहीं है। हम हमेशा से ही बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अपनाने के लिए, राइट। चाहे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज 200 साल पहले ले लीजिए, ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी 100 साल पहले ले लीजिए, या इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज उससे कुछ समय बाद ले लीजिए, हम कुछ लैग के साथ ही उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ये हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। इसी तरह से ये जो नया बिजनेस अराउंड डेवलप हो रहा है अराउंड Web3 या क्रिप्टो बिजनेसेस, ये हमारे को बहुत जल्दी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, हमारी सरकारों को, हमारी सेंट्रल बैंक को ऐसी संभावना है नहीं, राइट। लेकिन हमारे पास हमेशा से ही ये इनक्रेडिबल टैलेंट रहा है। हिंदुस्तान का टैलेंट जो है वो आज का नहीं है, हमारे पास रहा है। इसलिए हम हमेशा, हमारा जो टैलेंट है वो विदेश जाता है, उसमें वहाँ पे काम करता है, वहाँ ग्रो करता है, बाद में कुछ समय बाद यहाँ पे भी आता है। हम लोग पढ़ते थे उस समय भी ब्रेन ड्रेन की बहुत बात हुआ करती थी। आज की प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेन ड्रेन को हम पिछले 50 साल 60 साल से गाली दे रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ जो फायदे हमें हुए हैं, हमारे पास जो $100 बिलियन का रेमिटेंस आता है वो कहाँ से आता है, राइट। कोई और जो एंटरप्रेन्योर है उसको अगर आपके यहाँ पे मिट्टी नहीं मिलती काम करने के लिए, तो किसी दूसरी जगह पे काम करने के लिए वो एक्स्ट्रा रिस्क लेके काम करने के लिए चला जाएगा। सो ये इसको इस टर्म्स में देखना कि हमारा नुकसान हो रहा है जीडीपी में, इसमें वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा।
अगर आप यहाँ अगर हमारी जो प्रवृत्ति है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारे व्यवस्थाएं हैं, उसमें आप यहाँ काम नहीं कर सकते, तो जो भी इन व्यवस्थाओं में काम करना चाहता है वो बाहर जाके काम कर ले, क्या दिक्कत है? राइट राइट राइट। जब कभी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होंगी, जब ये सिस्टम यहाँ पे रिकग्नाइज कर लेगा कि नहीं, हाँ ये भी ठीक है, आ जाने दीजिए, इस व्यवस्था को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो शायद उनको एडवांटेज है, जो बाहर गए तो वो आके यहाँ पे भी सेटअप कर सकें। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या टाइमलाइन हो सकती है कि इंडिया भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करे और इंडिया में भी जो ये Web3 इकोसिस्टम डेवलप हो, ये कितने टाइम हो सकता है? मतलब अगर हम एक टाइमलाइन प्रेडिक्ट करें, जैसे आप मतलब एक एनालिसिस के बेसिस पे, या फिर जस्ट एक टाइमलाइन अगर हम देखें 2030 2035, क्या टाइमलाइन एंटरप्रेन्योर्स लेके चल सकते हैं? देखिए, इक्विटी मार्केट में एक डिस्क्लेमर लगता है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज नो गारंटी फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस, बट पॉलिसी के मामले में ये डिस्क्लेमर जो है वो रिवर्स में काम करता है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज ए वेरी गुड गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, राइट। तो आपने जो 10 साल से देख रहे हैं आप खुद भी, कि किस तरह से सरकार रिएक्ट कर रही है पॉलिसी मेकिंग के लिए, रेगुलेशन के लिए, इस पूरे स्पेस में सेंट्रल बैंक किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो आप बड़ी विश्वसता के साथ कह सकते हैं कि अगले 15-20 साल में तो हिंदुस्तान में ये बहुत अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसमें आने वाला नहीं है। ओके। कोशिश करते रहिए, ज़्यादा कोशिश होगी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बिना संघर्ष के ये होगा नहीं, और कल ये होने वाला नहीं, ठीक। तो कोशिश करते रहिए, और कई बार जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, कोई चीज़ें बिल्कुल स्टेबल हो जाती हैं। अब मान लीजिए स्टेबल कॉइन्स, अभी जो करीब 1% से भी कम ट्रांजैक्शन इसमें होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। सपोज करिए अगले 10 साल में ये 10 से 15% ऑफ द ग्लोबल ट्रांजैक्शन स्टेबल कॉइन में होने लग जाए, तो उस स्थिति में कोई सेंट्रल बैंक, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इग्नोर नहीं कर सकती। राइट राइट। तो वो करेंगे, जैसे हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल्स में भी आने दी, फॉरेन टेक्नोलॉजी हमने और बहुत सारी चीज़ों में भी आने दी, इसमें भी आएगी, ये अडॉप्ट हो जाएगा। बट कितनी जल्दी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जब तक कोई चीज़, अब चाहे AI हो, चाहे और कोई भी हो, जब तक दुनिया में पूरी तरह से एस्टेब्लिश अच्छी तरह से नहीं हो जाती, उसके बारे में कन्विंस होकर आगे नहीं बढ़ते। हम लोग थोड़ा चबा चबा के खाने वाले लोग। ओके ओके, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे रिसेंटली MP राघव चड्ढा जी ने पार्लियामेंट में बोला कि असेट टोकनाइजेशन मिडिल क्लास के लिए एक वेल्थ क्रिएट करने का नया तरीका बन सकता है। अगर एक टेक्नोलॉजी की बात की जाए जो टोकनाइजेशन है, तो उसके लिए उनका कहना है कि अगर इंडिया को इसके लिए एक डेडिकेटेड लॉ की जरूरत है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? कैसे ये मिडिल क्लास, ये रियली मिडिल क्लास को हेल्प करेगा टोकनाइजेशन, और क्या इस टेक्नोलॉजी को भी इंडिया अडॉप्ट करेगी? तो देखिए, जो हमारी जो डिजिटल, जो सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम में टोकनाइजेशन हो रहा है, वो तो काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे। चाहे हमारे क्रेडिट कार्ड्स के टोकनाइजेशन हो, या और पेमेंट्स के, कई असेट्स के, हमारे रियल एस्टेट के टोकनाइजेशन भी शुरू हुए हैं, और भी। तो उस स्पेस में तो टोकनाइजेशन बढ़ रहा है। उसके लिए ज़रूरत हो तो एक नया कानून बना लें,
और ना ज़रूरत हो तो जैसे चल रहा है हमारे डिजिटल स्पेस में बहुत सारे अभी कानून बनने हैं, वो उसमें इसका भी बन जाएगा। बट जो अगर हम क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से टोकनाइजेशन की बात करते हैं, तो वो अभी उतना ही दूर है जितना क्रिप्टो करेंसी का अडॉप्शन दूर है। आप केवल क्रिप्टो करेंसी टोकनाइजेशन का कानून नहीं बना सकते जब तक आप क्रिप्टो करेंसीज को रिकॉग्नाइज करके एक्सेप्ट नहीं करते। राइट राइट। या क्रिप्टो असेट्स को आप जब तक ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप क्रिप्टो असेट्स को टोकनाइजेशन करें, उसके लिए कानून बना दें, वो इट्स पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। करेक्ट करेक्ट। आई मीन पहले दूसरी असेट्स में टोकनाइजेशन में भी आ सकता है, उसको गवर्नमेंट पहले एक्सप्लोर कर सकती है। और फिर आप क्रिप्टो असेट्स को पूरी तरह से रेगुलेट करेंगे, कानून बनाएंगे, उसके बाद आप क्रिप्टो असेट्स के टोकनाइजेशन को भी देखेंगे। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है ठीक है। फर्दर अगर मैं बात करूं, जैसे ऑडियंस भी पूछती है, अभी रिसेंटली यूनियन बजट आने वाला है, तो वो भी आई मीन हर साल बहुत होपफुल रहती है कि जो टैक्सेशन के अराउंड है, क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड, या फिर कुछ रेगुलेशन के अराउंड और क्लैरिटी मिले गवर्नमेंट से। तो आपको क्या लगता है, अभी हम उसके बहुत दूर है, या फिर अभी हम नेक्स्ट बजट में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पे? देखिए, अभी तक जो क्लैरिटी आई है वो क्लैरिटी बड़ी कॉस्टली तरीके से आई है। अगर आप क्रिप्टो असेट्स पे टैक्स इतना भारी लगा दें, एक के लॉस दूसरे पे ना सेट करने दें, डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भी कर दें, तो वो क्लैरिटी से ज़्यादा एक तरह से वो हैमर की तरह से काम करता है, उस चीज़ को, उन ट्रांजैक्शंस को थोड़ा सा डिस्करेज करता है, ख़त्म करता है। सो ऐसी क्लैरिटी चाहिए। तो अब जो स्पेस बचा हुआ है, अब डिजिटल बिजनेसेस में, क्रिप्टो बिजनेसेस पे जो बहुत हो रहे हैं देश में, अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि उन पे जीएसटी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, किस रेट पे लगनी चाहिए। किसी दिन सरकार इस पे 18% या उसके ऊपर 40% टैक्स लगा दे, तो उसको आप पसंद करेंगे क्या? नहीं नहीं। राइट। तो बजाय ये देखने के कि क्या बजट में कुछ और इस बिजनेस के बारे में क्लैरिटी आनी चाहिए, आई थिंक प्रयास ये रहना चाहिए कि फेयर ट्रीटमेंट आए। अब बाकी असेट पे अगर गेन्स शॉर्ट टर्म 20% है, लॉन्ग टर्म 15% है, तो इस पे 30% क्यों? टीडीएस की व्यवस्था ऐसी भारी, इसके लिए सेट ऑफ जब सब में अलाउड होता है, तो इसमें क्यों नहीं? राइट राइट राइट। तो उस तरह की क्लैरिटी मांगनी चाहिए, उस तरह की क्लैरिटी के लिए माहौल बनाना चाहिए कि इसको आप सिंगल आउट मत करिए, इस असेट को, कि इसको पनिश करना है, इस असेट को डिस्करेज करने के हिसाब से क्लैरिटी लानी है, बजाय इसको भी एक फेयर ट्रीटमेंट मिले, उस तरह की क्लैरिटी अगर लाते हैं तो बेहतर है। Right, right. So everyone is also hopeful about this type of clarity when they will get. करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू। सो अभी मेरा लास्ट सवाल है आपसे। अगर आज 2026 में वापस आपको मौका मिले क्रिप्टो बिल या फिर एक क्रिप्टो का फ्रेमवर्क बनाने का, तो आप उसमें क्या सजेस्ट करेंगे? क्रिप्टो फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? देखिए, मौका मिलने वाली बात तो इसलिए संभव नहीं है कि मैं आई एम पास्ट दैट एज, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकार में जाके जस्ट उस नजरिए से देखें, आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो सो और आपने क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसके दृष्टिकोण से जो पिछले हम 1 घंटे से आपसे बात कर रहे हैं, राइट वो राइट। सारी चीजें मैंने हर मुद्दे पे अपनी बात कही, अपना सोच रखा, तो वो सब चीजें ही अगर हम पूरी जो डिजिटल व्यवस्था है, क्रिप्टो करेंसी वाली व्यवस्था है,
उसके लिए कानून बनाएं, उसके डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कानून लेके आए, किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिप्टोज हैं, चाहे क्रिप्टो असेट्स हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, स्टेबल कॉइन्स हो, क्रिप्टो बिजनेसेस हो, क्रिप्टो फाइनेंस हो, उसको हम किस तरह से देश में परमिट कर सकते हैं, किस तरह से देश में वो चीज़ें हों, तो वो उस तरह का कानून बनना चाहिए। और अगर मुझे मौका मिले तो मैं वैसा कानून बनाना ओके चाहूँगा। ओके, गुड टू हियर दैट। थैंक यू सर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। थैंक और यू वेरी मच। आपने काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जानकारी हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच, हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली आपसे और हमारी ऑडियंस को भी। तो थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।